हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो से हम हमारा दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। इसके बहुत सारे टाइप्स भी है। सप्लाई अंडर जीएसटी एक चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई दूसरा चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई तीसरा चैप्टर है। तो सप्लाई के ऊपर 3 चैप्टर्स है जो कि एग्जाम में आने वाले, तो इस पूरे वीडियो को बरोबर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अभी हम लोग हमारा नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सप्लाई सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका पूरा स्कोप देखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ठीक है, थर्ड हम लोग जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में, और फोर्थ होगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है, ये चारों चैप्टर हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है स्कोप। ठीक है, तो हम लोग स्कोप से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सप्लाई, ठीक है, ये क्या होता है इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सप्लाई का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। ओके, so as per section 7 of CGST Act, सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग एनी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ। ठीक है, तो गुड्स भी है, सर्विस भी है, या तो बोथ। ठीक है, द ट्रांजैक्शन इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड द ट्रांजैक्शन इज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इवन विदाउट कंसिडरेशन, ये शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है, तो सप्लाई के अंदर ये सब चीज इंक्लूडेड होती है और ये एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, या तो बोथ। ठीक है, प्लस फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, आप सप्लाई किसके लिए कर रहे हो? किसी चीज को पाने के लिए, मतलब फॉर कंसिडरेशन, एंड विच इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, विच इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो अब यहां पर देखो सप्लाई के अंदर क्या क्या आ गया। पहला क्या आया हमारा? सेल। सेकेंड क्या आया? एक्सचेंज। ठीक है, थर्ड क्या आया? बार्टर। फिर लीज, लाइसेंस एक्सेट्रा। ठीक है, लीज लीज सप्लाई के अंदर क्या क्या आ रहा है? सप्लाई के अंदर आपका सेल आ रहा है, एक्सचेंज आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है, बार्टर आ रहा है, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखो कंसिडरेशन की भी अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। और विच इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भी अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि सप्लाई अगर हम कंसिडरेशन में करेंगे और वो बिजनेस के लिए होगा तो ही वो सप्लाई कहलाया जाएगा। ठीक है, अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखें। तो देखो, अभी हम लोग देखेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में हम लोगों ने देखा कि कंसिडरेशन होता है। अब वो क्या क्या होता है? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। ठीक है, तो कोई भी पेमेंट होगा, या तो आप मनी में पे करो या तो अदरवाइज। मतलब क्या हुआ इसका कि आप मॉनेटरी टर्म्स में भी कंसिडरेशन पे कर सकते हो, अदरवाइज मतलब नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the central or state government.
ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोबियंस or for the inducement of the supply whether by the recipient but does not include any subsidy given by the central. However, a deposit given in respect of supply of goods or services shall not form unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंसिडरेशन, आपका जो कंसिडरेशन है, ठीक है, या तो वो मॉनेटरी हो सकता है, या तो वो नॉन मॉनेटरी हो सकता है, या तो वो एक एक्ट हो सकता है। एक्ट का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको किसी ने कहा कि तुम मेरे घर का रखवाली करो, ठीक है, मैं तुम्हें 1 किलो चावल देता हूं। तो अब इसको भी हम लोग कंसिडरेशन ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस 1 किलो चावल के लिए मैं उसके घर की रखवाली कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं कुछ एक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो भी एक कंसिडरेशन माना जाएगा। तो समझ में आ गया कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? कंसिडरेशन इज एनी पेमेंट, ठीक है, ईदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी और विच इज एन एक्ट, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन कहलाई जाएगी। पर ठीक है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग ने यहां पे देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडी, एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और एक और चीज है डिपॉजिट, तो डिपॉजिट भी आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो ये दो चीज आपकी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, एक गवर्नमेंट सब्सिडी, एक डिपॉजिट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अदर सब्सिडी है, ठीक है, किसी और ने सब्सिडी दी है आपको, तो वो सब्सिडी कंसिडरेशन मानी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कंसिडरेशन का डेफिनेशन समझा। कंसिडरेशन इज एनी पेमेंट, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी और एन एक्ट, ठीक है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी एंड डिपॉजिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या है। ओके, बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं। सो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन और विथ इंसिडेंट, एनी एक्टिविटी or transaction in the nature, whether or not in volume, frequency, continuity, supply or acquisition of goods, including capital assets and service in connection with provision by a club, admission, service supplied by a person of the holder of the office, services provided by a race club by way of totalizer or license, any activity undertaken by the central government, state government in which they are engaged as public authorities। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है आपका? ट्रेड, ठीक है, फिर आएगा मैन्युफैक्चर, थर्ड आएगा आपका प्रोफेशन, फोर्थ आएगा वोकेशन, फिफ्थ आएगा आपका वेजर, सिक्स्थ आएगा आपका रेस क्लब, सेवेंथ आएगा आपका एडवेंचर, एट्थ आएगा आपका क्लब का प्रोविजन, ठीक है, नाइन्थ आएगा होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने ये समराइज कर दिया आपके लिए। तो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? ट्रेड, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर, रेस क्लब, एडवेंचर क्लब, होल्डर ऑफ ऑफिस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बिजनेस का डेफिनेशन है। तो ये सब बिजनेस में इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन देखते हैं। सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन विच इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सप्लाई कब माना जाएगा? जब आप एक सप्लाई करोगे, किसका? गुड्स और सर्विस, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो तब आपका क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है।
इसके अंदर और भी इंक्लूडेड है शेड्यूल 1, जब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगी तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो कि सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, आपका शेड्यूल 2 है उसमें, और शेड्यूल 3 जो कि है नेगेटिव लिस्ट। ओके, तो हम लोग ये पूरा इस चैप्टर में ये तीनों शेड्यूल देखेंगे और हम लोग ने इसमें डेफिनेशन कवर कर दी। तो ये पूरा का पूरा आपका स्कोप ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सप्लाई का डेफिनेशन देख लिया कि सप्लाई कब मानी जाएगी, जब आप गुड या सर्विस या दोनों प्रोवाइड करते हो। किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए, और किस किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। तो वो चीज क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। वो गुड्स और सर्विस जो आपने सप्लाई किया हुआ है वो सप्लाई में इंक्लूडेड मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम लोग देखते हैं शेड्यूल 1, जिसमें सप्लाई होगा पर उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगी, ये पीडीएफ में आपको नहीं दिखाई देगा शेड्यूल 1 का। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं भी हो तो आपको पता चले कि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी चीजें आती है जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी वाज टेकन। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा कौन सा सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन? आपने क्या किया? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, जहां पे आईटीसी लिया। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में कंप्यूटर है। ठीक है, एक कंप्यूटर है। ओके, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने एक कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया, इस पे आपने आईटीसी लिया था। ठीक है, तो ये जो आपने ट्रांसफर किया है, इस ट्रांसफर को हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक तो पहली बात दिया आपका कौन सा एसेट है? बिजनेस एसेट है। ठीक है, पर्सनल एसेट नहीं है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि आपने आईटीसी लिया है, तब उस ट्रांसफर को हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? फर्स्ट आपका कौन सा है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी वाज टेकन। ठीक है, सेकंड पे जाते हैं, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या हुआ इसका? कि आपने सप्लाई किया है गुड्स या सर्विस, किसको? रिलेटेड पर्सन को या तो डिस्टिंक्ट पर्सन को। तो उस विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई को आप क्या मानोगे? सप्लाई फिर भी मानोगे। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है? कि आपने सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन टू अ रिलेटेड पर्सन और टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उस विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई को हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? रिलेटेड पर्सन कौन होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी आपको ये देखना है कि शेड्यूल 1 में क्या क्या आता है। थर्ड है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। ठीक है, और एजेंट टू प्रिंसिपल
supply of goods between principal to agent or agent to principal, where the agent undertakes to supply such goods further, ठीक है, और रिसीव सच गुड्स। आप ये जब टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको डेफिनेशन शेड्यूल 1 में मालूम पड़ जाएगी, पर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, इंपॉर्टेंट पहली बात तो यही है कि इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर सप्लाई ऑफ सर्विस एजेंट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पर क्योंकि हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। पर एक और कंडीशन है यहां पर यह है कि जो बिलिंग होगी वो एजेंट के नेम में होनी चाहिए। प्रिंसिपल है, ठीक है, उसने ए को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई किया, ठीक है, ए हमारा एजेंट है, उसने सी को सप्लाई किया, ठीक है। पर अब इस टाइम क्या हुआ, ये सी को जो बिल मिला वो किसके नाम पे है, प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है। तो ये बिल किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे। तो ये जो विदाउट कंसिडरेशन की सप्लाई हुई है, ठीक है, ये विदाउट कंसिडरेशन हुई, राइट, तो इसको अभी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। तो फर्स्ट में क्या देखा हम लोग ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने आगे सप्लाई किया, लेकिन जो बिल था वो किसके नाम पे था, एजेंट के नाम पे। तो ये जो सप्लाई हुई है विदाउट कंसिडरेशन, इसे भी हम लोग सप्लाई मानेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या देखा, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने आगे सप्लाई किया, ठीक है, लेकिन जो बिल है वो प्रिंसिपल के नाम पे। तो ये जो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हुई है इसे हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको क्या मानेंगे, इसको तो सप्लाई मानेंगे ही, राइट, क्योंकि एजेंट ने सी को सप्लाई किया, सी ने कंसिडरेशन दिया और ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा सप्लाई का डेफिनेशन में आता है, ये वाला सप्लाई, ये पार्ट वाला सप्लाई हमारा डेफिनेशन में आता है, ठीक है। पर ये वाला जो पार्ट है वो हमारे डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, अभी हम लोग सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सर्विस हुआ तो विदाउट कंसिडरेशन आपका सर्विसेज माना ही नहीं जाएगा, पर क्योंकि अभी हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें माना जाएगा, ठीक है। तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स फर्दर, ठीक है। तो अब देखो उसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट अगर आगे सप्लाई कर रहा है और अगर वो सप्लाई बिल जो देगा वो अगर एजेंट के नेम में है, तो ये जो पार्ट है जो विदाउट कंसिडरेशन हुआ उसको सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये पूरे थर्ड पॉइंट का इतना ही मीनिंग है, ओके। अभी हम लोग आगे देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में आगे देखने मिलेगा पर मैं यहीं पे सिखा देता हूं आपको, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, ठीक है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। तो ये विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट आपको शेड्यूल 1 में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको टेक्स्ट बुक के आगे मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो, पहले हम लोग विदाउट कंसिडरेशन देखते हैं, ठीक है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ
बिजनेस है, ठीक है, प्लस सप्लाई किसने किया है, रिलेटेड पर्सन ने किया है, ठीक है, तो हम लोग विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन, ठीक है, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इंपोर्ट किया है सर्विसेज को, ठीक है, किससे आपने इंपोर्ट किया है, एक रिलेटेड पर्सन से किया है, ठीक है, और उसके बिजनेस से किया है, ठीक है, तो वो हम लोग सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन का पॉइंट क्या है कि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की एक रिलेटेड पर्सन से और उसके बिजनेस से किए, ठीक है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, अब विदाउट कंसिडरेशन की, विद कंसिडरेशन की बात करते हैं। अगर आपने इंपोर्ट किया सर्विसेज को विद कंसिडरेशन, तो अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं हुई, ठीक है, तो भी हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर समझो आपने इंपोर्ट किया कोई सर्विस, ठीक है, और विद कंसिडरेशन आप पैसा दे रहे हो लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, तो भी उसको क्या मानोगे, सप्लाई मानोगे। इसमें क्या है, आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस लेकिन कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो वो रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, ठीक है, और वो उसके बिजनेस से कर रहा है, ठीक है, उसका बिजनेस है वो, और वो इंपोर्ट करवा, आप उसके सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आप क्या पे नहीं कर रहे हो, कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन नहीं है, आपने किसी से भी सर्विसेज ली, इंपोर्ट किया और कंसिडरेशन नहीं पे किया, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपने सर्विसेज तो इंपोर्ट की पर किससे की, एक रिलेटेड पर्सन से की, तभी जाके वो सर्विसेज मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़े, ठीक है, जो कि थे शेड्यूल 1 में। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है किसको, बिजनेस एसेट को, ठीक है, जहां पे आपने आईटीसी लिया है। सेकेंड क्या था आपका, आपने सप्लाई किया है, देयर इज अ सप्लाई बिटवीन, देयर इज अ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ठीक है, और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो सप्लाई मानी जाएगी विदाउट कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट क्या था आपका, आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, वेयर एजेंट इज गोइंग टू सप्लाई फर्दर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, और बिलिंग किसके नेम पे होने चाहिए, एजेंट के नेम पे। ठीक है, तो अगर बिलिंग एजेंट के नेम पे है तो ही वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई मानी जाएगी। और फोर्थ पॉइंट हम लोग ने देखा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो किससे होनी चाहिए, एक तो रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए और वो अपने बिजनेस से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, सर्विस फिर भी सप्लाई मानी जाएगी। ओके, और अगर आप विद कंसिडरेशन कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके 4 पॉइंट है, तो आपके 4 पॉइंट है शेड्यूल 1 में। ठीक है, रिलेटेड पर्सन क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, वो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि कौन कौन रिलेटेड पर्सन होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग सेकेंड थर्ड पार्ट में जाएंगे जो कि है हमारा शेड्यूल 2। सो शेड्यूल 2
आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा और इस टेक्स्ट बुक में भी है। तो देखो, एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सिंस जीएसटी हैज बोर्ड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर, इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, और एनी अदर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहां पर भी ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट, where any person is no longer a taxable person or ceases to pay the goods which form part of the assets, जो उसके एसेट हो गए। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो तब आप ये मानोगे कि जो आपने सप्लाई किया है वो गुड सप्लाई किए, तो जब आप ट्रांसफर करोगे टाइटल। ठीक है, तो व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल, देन दैट सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, ठीक है, देन दैट सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने आपको शेड्यूल 2 समझा दिया। अगर आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है तो वो सप्लाई क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, और अगर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज है तो वो सप्लाई क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप ये देख सकते हो कि शेड्यूल 2 में क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो सप्लाई क्या माना जाएगा, गुड सप्लाई हो रहा है, और अगर राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा शेड्यूल 2, और थर्ड हम लोग जाएंगे हमारे शेड्यूल 3 में, जो कि है नेगेटिव लिस्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3 में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या क्या ऐसी चीज है जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो शेड्यूल 3 को नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज होगी, कौन कौन सी सप्लाई होगी जो होने के बाद में भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो पहली बात तो यहां पर देख लो कि सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग, गुड्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर गुड्स ट्रांसफर किए हैं या गुड्स सप्लाई किए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, तो वो चीज सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, पर सर्विसेज अगर प्रोवाइड किए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को और वो एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, तो उस ऑफिस का वो एम्प्लॉय है। ठीक है, जब तक अगर वो एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसे सप्लाई नहीं माना जाए। ठीक है, समझ में आ गया। एक और पॉइंट यहां पर, एक और पॉइंट याद रखना कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय होगा, तो वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी है, वो भी एम्प्लॉयमेंट में, तो ही वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि वो अगर एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, वहां पे काम कर रहा है, तब तक अगर वो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को, ठीक है, तब तक वो सप्लाई को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन समझो अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, ठीक है, व्हेन ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और तब उसने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, तो वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एम्प्लॉय जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस चालू किया, ठीक है,
और उस बिजनेस में समझो इसका एम्प्लॉयर का बिजनेस है कुछ डीटीएच का, ठीक है, केबल का समझ लो, और इसका भी बिजनेस है डीटीएच का, ठीक है, ये कुछ डीटीएच में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओटीटी सर्विस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगा तो इस सर्विस को हम लोग सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं है अभी तक ये एम्प्लॉय, ठीक है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और तब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विसेज को हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और तब वो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तब उस सर्विसेज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव लिस्ट का क्या है कि सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तब वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इसके पॉइंट क्या है हमारा, सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फ्यूनरल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है, तो वो सर्विस सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि ये जो फ्यूनरल की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सर्विसेज बाय फ्यूनरल, सॉरी, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल और बरियल इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए, जो मर जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको क्या बोलते हैं, इधर नदी में लेके जाना, नदी पे लेके जाना है या फिर कॉफिन में लेके जाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे शमशान घाट पे लेके जाना है, तो उस टाइम जो आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसको हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है कि आपने सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की है, फ्यूनरल या बरियल, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट किया है डिजीज को, मतलब जो मर गया है उसको, तो वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो मतलब सर्विस किसने प्रोवाइड की है, सर्विसेज बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो उस सर्विसेज को भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी सर्विसेज ही बात कर रहे हैं और एक्चुअली में कोर्ट और ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइड ही कर सकते हैं, ठीक है, तो इधर गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सर्विस अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस को भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय member of parliament, member of state legislature, member of पंचायत municipality और member of any other local authority, ठीक है। तो functions performed by member of parliament, member of state legislature और member of any local authority, ठीक है। तो अगर इन्होंने जो भी फंक्शन परफॉर्म किए हैं उस फंक्शन को भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर आप मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो और आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उस फंक्शन को, वो सर्विसेज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। फिफ्थ पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे क्या है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है, हु होल्ड्स एनी पोस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्सन जो एक ऐसी पोस्ट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हो, तो उस ड्यूटीज को परफॉर्म करने को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया।
सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी चेयरपर्सन, ठीक है, और डायरेक्टर किसमें, बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर वो ड्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, चेयरपर्सन हो या डायरेक्टर हो, किसमें, बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एमआईडीसी हो गया, आपका एमएमआरडीए हो गया, ठीक है, जो एस्टैब्लिश किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उन सब बॉडीज में, अगर उन सब इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई चेयरपर्सन या डायरेक्टर ड्यूटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको इसके अंदर पूरा इनडेप्थ नहीं जाना एग्जाम के लिए भी, तो आपको सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनडेप्थ मैं भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग 7th पॉइंट देखेंगे। 7th पॉइंट है हमारा एक्शनेबल क्लेम्स other than लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखना कि एक्शनेबल क्लेम्स जो होंगे वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अदर देन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग ये आपके सप्लाई माने जाएंगे। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया भी है कि लॉटरी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम्स भी आपको दिया गया है, अनसिक्योर्ड डेट हो गया, सिक्योर्ड डेट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स है। तो अगर एक्शनेबल क्लेम्स आपने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, तो उसको आप सप्लाई नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अनसिक्योर्ड डेट है, ठीक है, ओके, इसको आपने ट्रांसफर किया, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को, और कंसिडरेशन है एक सबके लिए, ठीक है, सब कुछ सप्लाई का डेफिनेशन प्रॉपर मैच होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर को आप सप्लाई नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना याद रखना, एक्शनेबल क्लेम्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक वो डेफिनेशन में नेगेटिव लिस्ट में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अगर आप लॉटरी खरीद रहे हो तो उस चीज को आप सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आप बेटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो तो उस चीज को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्शनेबल क्लेम, जो भी अनसिक्योर्ड डेट हो गया, सिक्योर्ड डेट हो गया, वो ट्रांसफर कर रहे हो तो उस ट्रांसफर को आप सप्लाई नहीं कंसिडर करो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे जो कि हमारा 7th पॉइंट है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, सेल ऑफ लैंड and sale of building, ठीक है, will not be treated as supply। ठीक है, पर इसमें एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5। ठीक है, तो अगर आप शेड्यूल 2 के क्लॉज 0.5 में जाओगे और उसके क्लॉज बी में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, तो आपने सेल ऑफ लैंड किया या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग किया, ठीक है, तो उसका जो कंसिडरेशन आपको मिलेगा उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। पर शेड्यूल 2 5th पॉइंट का क्लॉज बी क्या बोलता है कि अगर आपने सेल अग्रीमेंट, ठीक है, बिफोर रिसीविंग completion certificate, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा।
ठीक है, अभी मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। सेल ऑफ लैंड किया या फिर आपने सेल ऑफ बिल्डिंग किया, ठीक है, लेकिन आपने वो जो सेल अग्रीमेंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले कर दिया, ठीक है, तो तब ये सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पर जीएसटी लगेगा। पर आपने सेल ऑफ लैंड किया और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद में आपने सेल अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, तो वो जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे और उस पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। आपने सेल ऑफ लैंड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका सीसी नहीं मिला है आपको, ठीक है, और उसके पहले आपने सेल कर दिया, ठीक है, तो इस पे आपको जीएसटी लगेगा। पर आपने सेल ऑफ लैंड किया और आपको सीसी मिल गया, ठीक है, तो इस सेल ऑफ लैंड के कंसिडरेशन पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट था, सेल ऑफ लैंड या फिर आप कह लो बिल्डिंग, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको सीसी नहीं मिला है और आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपको कंसिडरेशन मिल गया, सेल पूरा हो गया, तो उस कंसिडरेशन पे आपको जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपको सीसी मिल गया तो उस पे उस कंसिडरेशन पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा 7 पॉइंट, जो कि था हमारा नेगेटिव लिस्ट में। 8 पॉइंट बोल लो, 7 पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट्स था। इसका मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल 3 में ऐसे सब पॉइंट्स है जहां पे अगर आपने सप्लाई भी किया तो वो सप्लाई नहीं माना जाए। ठीक है, तो नेगेटिव लिस्ट में पहला क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोलता है? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिजीज, वो सर्विसेज पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये भी सप्लाई नहीं कंसीडर की जाएगी। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन विच इज इन द पोस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो ड्यूटीज को भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ड्यूटीज परफॉर्म बाय चेयरपर्सन और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एमआईडीसी हो गया, एमएमआरडी हो गया, तो वो सब ड्यूटीज भी परफॉर्म की गई तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स अगर आपने ट्रांसफर किए, ठीक है, तो उसको भी आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग की तो उस पर आपको सप्लाई कंसीडर होगा और उस पर जीएसटी लगेगा। और लास्ट और 8 पॉइंट क्या है? सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने सीसी मिलने से पहले कर दिया तो जीएसटी लगेगा, लेकिन सीसी मिलने के बाद में किया तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग ने सप्लाई पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा शेड्यूल 1, उसके बाद में शेड्यूल 2 जो कि मैंने आपको शॉर्ट में सिखा दिया, और थर्ड चीज हम लोग ने सीखी वो थी शेड्यूल 3 जो कि आपका नेगेटिव लिस्ट, ये है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, और इसमें आपको बताया है गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्टिंग्विश। ठीक है, गुड्स किसको मानोगे सप्लाई किया तो, और सर्विसेज किसको मानोगे। ठीक है, और सप्लाई का हम लोगों ने क्या देखा? डेफिनेशन। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम लोग देख लेते हैं, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या? इसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब मेन सप्लाई है, ठीक है, और एक सबऑर्डिनेट सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? आप डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दे सकते हो, बट मैं आपको इसी में समझा देता हूं। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप के साथ आपको उसका बैग या फिर कवर फ्री में मिल गया, ठीक है, तो ये सप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक प्रिंसिपल सप्लाई था, एक सबऑर्डिनेट सप्लाई था। ठीक है, तो अब जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी लगेगा आपके प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके बैग और कवर की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा,
लेकिन आपके लैपटॉप के वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो वो कौन सी सप्लाई हो गई? कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है? एक मेन सप्लाई होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, एक या फिर एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट होते हैं, पर एक मेन सप्लाई होता है। ठीक है, तो जब आपका एक प्रिंसिपल सप्लाई हो और एक सबऑर्डिनेट हो या दो सबऑर्डिनेट हो, तो आपका जीएसटी किस पे लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। ठीक है, ईच सप्लाई इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ईच प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट, पर आप एक ही प्राइस पे उसको दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेयरी मिल्क का वो पूरा वो गिफ्ट होता है, जो उसमें क्या क्या होता है? आपका किटकैट होता है, ठीक है, डेयरी मिल्क होती है, ठीक है, आपका 5 स्टार होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका मिक्स सप्लाई है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, कोई भी मेन सप्लाई नहीं है, सब इंडिपेंडेंट सप्लाई है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मिक्स सप्लाई। लेकिन आप एक ही प्राइस पे दे रहे हो, एक ही डब्बे के अंदर पूरा डाल के आप ये पूरा डब्बा एक ही प्राइस पे दे रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप जीएसटी किस पे लगेगा? ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स देता होगा, ठीक है, हाईएस्ट जीएसटी देता होगा, उस प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किटकैट किया 100 रुपए की, डेयरी मिल्क है आपके 200 रुपए की, 5 स्टार है आपकी 50 रुपए की। ठीक है, तो इस वैल्यू पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिक्स सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। ठीक है, ईच सप्लाई इज इंडिपेंडेंट, ईच प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट, आप एक प्राइस पे दे रहे हो। ठीक है, इतना याद रखना, ये टैक्सेबल पर्सन ही दे रहा है। ठीक है, आप इसका जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा है मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, मेड इन कंजंक्शन बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ प्राइस where such supply does not constitute a composite supply। ठीक है, तो ये सप्लाई कौन कर रहा है? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, जिसको जीएसटी पे मतलब उसका रजिस्ट्रेशन लिमिट से अप है। ठीक है, उसने जीएसटी दे के रखा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। तो वो क्या कर रहा है? आपको इंडिपेंडेंट सप्लाईज दे रहा है, पर एक ही प्राइस पे दे रहा है। ठीक है, तो वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्स सप्लाई बोलेंगे। और जीएसटी किस पे लगेगा? विच इज फेचिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई में जीएसटी किस पे लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई पे। ठीक है, और मिक्स सप्लाई पे, मिक्स सप्लाई पे जीएसटी किस पे लगेगा? जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स देता होगा वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा कि इस पे आपको समझो 5% टैक्स लग रहा है, ये सब चॉकलेट्स ही है, बट अगर समझ लो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इस पे समझो आपको 12% लग रहा है, और इस पे समझो आपको पॉइंट समथिंग लग रहा है। ठीक है, इस पे जीएसटी कुछ और लग रहा है। जो 12% जो हाईएस्ट रेट देता होगा, ठीक है, उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, मैंने पहले आपको अमाउंट बताया था, वो गलत है। रेट जिस पे हाईएस्ट होगी उस प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, उस वैल्यू पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। तो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में 5 कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, पूरा वीडियो लंबा हो सकता है, बट क्योंकि पूरा चैप्टर समझने के लिए टाइम लगता ही है, ऑफकोर्स ये बात है, जीएसटी है, इसलिए हमने स्लो स्लो आराम आराम से पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? सप्लाई का डेफिनेशन सीखा। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने शेड्यूल 1 में देखा कि कौन कौन से लिस्ट है जहां पे सप्लाई माना जाएगा, अगर उसको विदाउट कंसिडरेशन किया भी तो भी। ठीक है, थर्ड में हम लोग ने देखा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में आपको मालूम पड़ रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसको गुड्स मानोगे, किसको सर्विसेज मानोगे, उसके बारे में आपको दिया है। फोर्थ में आप देखोगे शेड्यूल 3, ये 2 है सॉरी, 3 में आपने देखा नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, इसमें आपको ये
इस लिस्ट में जो जो भी चीज है उस पे अगर आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड की या गुड्स दिए भी तो भी वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और फिफ्थ हम लोग ने देखा कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, वो खत्म होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो जरूर रेफर करना। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देख लेना, वहां से आप मेरे को डाउट पूछ सकते। सो इसी तरीके से हम लोग ने हमारा सेकेंड चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी खत्म कर दिया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और पेस ऑफ सप्लाई, दोनों एक ही साथ देखेंगे, बट बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, थोड़ा टाइम लग भी जाए तो भी आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो आ रहे हैं, आपको देखना तो पड़ेगा। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।